कि अभी आ जाइए क्रोमाटिन मटेरियल पर। क्रोमाटिन मटेरियल, सो क्रोमाटिन मटेरियल क्या है? सिंपली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है, मतलब जो डीएनए आरएनए जो मेन डीएनए जीन्स जो भी होता है वो मेन कंपोनेंट होता है और उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन मटेरियल। और क्रोमाटिन मटेरियल क्या है? सिंपली थिन coiled thread like structure that is present inside the nucleus and it इसको बोलते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। सो क्रोमाटिन मटेरियल वो क्या होता है? हमेशा एसिडिक होता है। वो क्योंकि वो एसिडिक होता है हमेशा वो स्टेन किसके साथ किया जाता है? बेसिक डाई के साथ। तो क्रोमाटिन मटेरियल बेसिक डाई के साथ स्टेन किया जाता है क्योंकि वो खुद ही एसिडिक होता है। एंड क्रोमाटिन मटेरियल एक्चुअली क्या है? तो इसमें डीएनए है, आरएनए है एंड प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन दो तरफ का हो सकता है, मतलब एक हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन आरएनए या डीएनए मिलकर ही वो क्रोमाटिन मटेरियल होता है। सो क्रोमाटिन मटेरियल क्या क्या होता है उससे पहले आप जान लीजिएगा। तो आप जानते होंगे एक होता है क्रोमाटिन, एक होता है क्रोमोजोम, एक होता है क्रोमाटिड और एक होता है डीएनए। तो ये क्या है? डीएनए क्या है, क्रोमाटिड क्या है, क्रोमोजोम क्या है, क्रोमाटिन क्या है? देखिए याद रखिएगा ये सब एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो डिपेंड करता है इस किस स्टेज पे है। और किस स्टेज मतलब क्या है? मतलब सेल साइकिल में किस स्टेज पे है, इस पे ही वो डिपेंड करता है किस मतलब लैंग्वेज, मतलब क्रोमाटिन है या क्रोमोजोम है या क्रोमाटिड है या डीएनए, क्या वर्ड होना चाहिए ये डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। तो अभी देखिएगा डीएनए क्या है? सिंपली एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलेंगे डीएनए। तो अभी डीएनए एक दूसरे के साथ इसे अपने आप रैप करके वो स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ऐसे बुक में ऐसे दिखाया जाता है, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो मतलब डीएनए और क्रोमाटिन के अंदर डिफरेंस क्या है? एक ही डीएनए, मतलब ये बहुत बड़ा थ्रेड है लेकिन एक ही डीएनए, डीएनए नंबर 1 है। तो एक ही डीएनए अपने ऊपर रैप करके एक स्ट्रक्चर करेगा और उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये है डीएनए अभी अपने आप के साथ रैप किया है और एक प्रोटीन मिला हुआ है, उसको हम बोलेंगे हिस्टोन। तो मतलब अभी डीएनए प्लस हिस्टोन मिला हुआ है। डीएनए और हिस्टोन को मिलके हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोजोम। तो न्यूक्लियोजोम स्ट्रक्चर करेगा और आप फिर से अपने आप ही रैप करेगा और करके एक स्ट्रक्चर करेगा। अब इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन और द क्रोमोजोम। तो अभी डिफरेंस आ जाएगा कि क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोजोम क्या है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सेल साइकिल में। तो अभी हम सेल साइकिल अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक सेल साइकिल है, ओके, इसमें एक है एम फेज, इसमें है G1 और गैप 1, इसको हम बोलेंगे एस फेज, एस मतलब सिंथेसिस फेज, इसको हम बोलेंगे गैप 2 और द G2 फेज, और एक होता है एम फेज। इससे पहले और एक है G0 मतलब क्वेश्चन स्टेज है, मतलब ये डिपेंड करता है वो क्वेश्चन स्टेज में रहेगा या नहीं रहेगा या फिर डिवीजन होगा। अगर डिवीजन होगा वो G1 S G2 फिर एम फेज में आएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो वो G0 में रह सकता है। अब सेल साइकिल में हम पढ़ेंगे तो ये डिफरेंस है। तो देखिए अब गैप 1 और G1 सिंथेसिस और गैप 2 को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज। और एम फेज को हम क्या बोलेंगे? डिवीजन फेज। क्योंकि वो डिवीजन फेज करता है, क्यों हम इसको डिवीजन फेज बोलते हैं?
क्योंकि इसमें ही एक्चुअली क्रोमोसोम डिवीजन होता है। और इसमें मतलब सिंथेसिस में क्रोमोसोम कोई डिवीजन नहीं होता है, मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है, इसके लिए वो प्रिपरेशन करता है और इसको हम बोलेंगे प्रिपेरेटिव फेज। प्रिपेरेटिव फेज क्यों? क्योंकि इस इंटरफेज ऑफ द प्रिपेरेटिव फेज में वो प्रिपेयर होता है फॉर द सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन एक्चुअली होता है एम फेज में। तो अभी आ जाइएगा अब डीएनए। एक डीएनए, वन डीएनए रैप करके इसे स्ट्रक्चर करेगा और अभी इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। ओके, क्रोमाटिन स्ट्रक्चर मतलब इसमें एक डीएनए है, ये एक डीएनए अपने ऊपर ही रैप करके ही एक स्ट्रक्चर करेगा, इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो अभी एस फेज में जब पहुंचेगा, एस और द सिंथेसिस, सिंथेसिस वो क्या करेगा? वो डीएनए सिंथेसिस करेगा, मतलब एक और डीएनए करेगा। मतलब अभी एक तो क्रोमाटिन था, अभी एक और डीएनए सिंथेसिस हुआ और इस डीएनए फिर अपने ऊपर रैप करके एक और स्ट्रक्चर कर लेगा। तो मतलब यहाँ पर क्रोमाटिन है, लेकिन इसमें दो डीएनए है, लेकिन G1 में क्रोमाटिन है लेकिन एक डीएनए होता है। तो मतलब अभी ये जो दो है, देखिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। एक सेंट्रोमियर में एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसमें भी एक अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर सेंटर में होता है और सेंट्रोमियर के ऊपर ही होता है, एक दो स्ट्रैंड में। और इस काइनेटोकोर का काम क्या है? एक तो ये जो दो स्ट्रक्चर हुआ है उसको मिलाने के और जो जुड़ने में। तो अभी इसमें एक और जुड़ गया है, तो मतलब इसमें जो काइनेटोकोर है जो सेंट्रोमियर में, वो हेल्प करता है किसमें? वो जुड़ने के लिए। तो काइनेटोकोर का हेल्प क्या है? फॉर जॉइनिंग टू क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिड दो को जॉइन करने के लिए। तो इसमें अभी क्या हो गया है? दो डीएनए है, दो काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर में, इसमें एक है, इसमें एक है। तो अभी एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर इसको हो गया। तो एक स्ट्रक्चर जो ए हो गया इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिड। तो ए जो अलग एक स्ट्रक्चर हो गया इसको हम बोलेंगे भी क्रोमाटिड। तो मतलब एक क्रोमाटिड हो गया, एक अदर क्रोमाटिड हो गया। तो इस दो क्रोमाटिड को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। जब जुड़ेगा इसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। तो अभी आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए आप बुक में ऐसे स्ट्रक्चर देखे रहेंगे होंगे। तो इस वाले को हम बोलेंगे एक क्रोमाटिड, इस वाले को हम बोलेंगे एक क्रोमाटिड, दोनों को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। तो मतलब एक क्रोमाटिन में क्या होता है? मतलब एस फेज में दो सिस्टर क्रोमाटिड होता है। तो टू क्रोमाटिड और वन, मतलब दो सिस्टर क्रोमाटिड ही होते हैं और इसमें दो डीएनए होता है। कहाँ पर? एस पर, एस सिंथेसिस पर दो डीएनए होता है, लेकिन गैप वन पर वन डीएनए होता है। तो गैप वन में ऐसे स्ट्रक्चर होता है और एस फेज में ऐसे स्ट्रक्चर हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो ये तो हो गया डीएनए हो गया, क्रोमाटिन हो गया, क्रोमाटिड हो गया। क्रोमोसोम क्या होता है? तो अब देखिए गैप टू में भी सेम है, जैसे एस फेज में है इसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर ही होता है। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए जब डिवीजन के लिए जाता है तो इस स्ट्रक्चर जो क्रोमाटिन है ये थिकनिंग होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्डेंसेशन और कॉन्डेंसिंग। कॉन्डेंसिंग, कॉन्डेंसिंग मतलब थिकनिंग। थिकनिंग करने के बाद एक मोटा सा रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। कहाँ पर? एम पर, एम फेज और द एम फेज और द डिवीजन फेज पर।
अभी इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो मतलब क्रोमाटिन क्रोमोसोम सेम है, लेकिन क्रोमाटिन क्या है, ये सिंथेसिस गैप 1 गैप 2 और द इंटरफेज में जब रहेगा इसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन जो है वो क्या है, वो इंटरफेज में ही रहेगा। जब वो डिवीजन फेज में आएगा वो थिकनिंग होगा, इसको हम बोलेंगे कंडेंसिंग। और थिकनिंग करके एक बड़ा सा थ्रेड जैसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर करेगा तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो अभी सिंपली हम बोल सकते हैं क्रोमाटिन जब एम फेज होता है डिवीजन फेज में आएगा तभी उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि वो थिकनिंग हो गया है। लेकिन जब इंटरफेज में होता है क्रोमाटिन बहुत ऐसे देखिए, ऐसे बहुत थीन जैसे होता है, इसको हम बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे बोल सकते हैं डीकंडेंसिंग। डीकंडेंसिंग, डीकंडेंसिंग मतलब थीन। तो मतलब इंटरफेज में डीकंडेंसिंग स्टेज पे मतलब थीन स्ट्रक्चर में रहेगा, लेकिन जब एम फेज में जाएगा वो थिकनिंग होगा मतलब कंडेंसिंग होगा, अब उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि क्रोमाटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमाटिड क्या है, डीएनए क्या है, ये सब हो गया है। तो अभी हम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसको मिडिल में एक जो नीचे चल चुका है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको भी हम बोल सकते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ओके। और एक दूसरा वाला भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसको भी हम बोल सकते हैं सैटेलाइट। तो एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमोसोम मतलब अभी वो डिवीजन फेज पे है, तो अभी इसको हम बोलेंगे ए हो गया एक क्रोमाटिड, ए हो गया अदर एक क्रोमाटिड। तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, ओके। तो ये डिवीजन हो गया। तो अभी अगर डिवीजन करेंगे और डिवाइड करेंगे क्रोमाटिन मटेरियल कितने टाइप का होता है, और तो क्रोमाटिन सिंपली हम बोलेंगे क्रोमाटिन अगर कितने तरफ का होता है, वो सिंपली दो तरफ का होता है। एक होता है हेटेरोक्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन, और एक होता है यूक्रोमाटिन। तो हेटेरोक्रोमाटिन क्या होता है, यूक्रोमाटिन क्या होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिएगा एक डेंसली स्टेन हुआ है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन। हेटेरोक्रोमाटिन मतलब बहुत ज्यादा स्टेन हो गया है, तो हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमाटिन। हम क्या बोल सकते हैं, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो अभी देखिए इस एरिया में या इस एरिया में देखिए इसमें क्या है, इसमें लाइट स्टेन हुआ है, इसमें भी लाइट स्टेनली हुआ है। तो एक लाइट स्टेन वाला को स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमाटिन। तो ये हो गया लाइट स्टेन। तो अभी हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, तो मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है जो हेटेरोक्रोमाटिन मतलब जो जीन प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जो डेंसली एरिया पर, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव तो मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब क्या होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो मतलब किसी भी सपोज डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब एमआरएनए होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन जो जीन जो हेटेरोक्रोमाटिन रीजन में है इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, मतलब इससे प्रोटीन नहीं बनता है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इनएक्टिव कंडीशन और इनर्ट कंडीशन। और इसको भी हम बोल सकते हैं जीन साइलेंस। जीन साइलेंस मतलब जो जीन से
प्रोटीन नहीं बन सकता है और द ट्रांसक्रिप्शन और द ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, इसको हम बोलेंगे जीन साइलेंस, मतलब उस जीन साइलेंस पर है। तो हमेशा हेटेरोक्रोमैटिन रीजन में जो जीन होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। लेकिन जो यूक्रोमैटिन जो लाइट स्टैंड एरिया में है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, आप मान लीजिएगा ये न्यूक्लियस है, इसमें पेरी मतलब बाहर के रीजन पर ही वो हेटेरोक्रोमैटिन रहता है। तो हम बोलते हैं प्रेजेंट इन पेरीफेरी रीजन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन इसको क्योंकि वो यूक्रोमैटिन वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वो सेंट्रल पार्ट में ही रहता है। तो ये क्या बोलते हैं हम, इसमें प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। और एक बात हो गया कि हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट ओनली इन यूकारियोट्स, मतलब यूकारियोट के अंदर में ही सिर्फ वो हेटेरोक्रोमैटिन दिखता है। लेकिन जो मतलब हेटेरोक्रोमैटिन दिखता है, लेकिन यूक्रोमैटिन प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, एक हो गया। और एक क्या डिफरेंस है, तो ये तो मेन डिफरेंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंटली हेटेरोक्रोमैटिन दो टाइप का होता है। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन, एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। तो कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है और द फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परमानेंटली साइलेंस्ड। मतलब जो जीन जो कॉन्स्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन में होता है इसमें परमानेंटली साइलेंस होता है, मतलब इसमें कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो फैकल्टेटिव होता है वो तो मैक्सिमम टाइम तो साइलेंस ही होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है वो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, बहुत रेयर होता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव, मतलब वो साइलेंस ही रहता है लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल द बार बॉडी, आप जानते होंगे बार बॉडी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव। बार बॉडी एग्जाम्पल होता है किसमें, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन के। एक एग्जाम्पल है फैकल्टेटिव, मतलब बार बॉडी कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है जब नीडेड होगा। तो ये हो गया हेटेरोक्रोमैटिन और द यूक्रोमैटिन और द क्रोमैटिन मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।